नेपाल जल रहा है। सिर्फ एक दिन में 19 जेनजी युवाओं की मौत हो जाती है, 300 से भी ज्यादा घायल। प्रोटेस्ट इतना बड़ा, लेकिन किस लिए? क्या हो गया नेपाल में ऐसा कि नारे लगने लगे प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के रिजाइन करने के? क्यों दबाव इतना बढ़ गया कि होम मिनिस्टर रमेश लेखक को कुर्सी छोड़नी पड़ी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इंडियन और इंटरनेशनल मीडिया इसको सिर्फ सोशल मीडिया बैन प्रोटेस्ट बोलकर कहीं कहानी को डाइवर्ट तो नहीं कर रही? नमस्कार, मैं हूं पंकज शास्त्री। द कॉर्ड में आप सभी का स्वागत है। 4 सितंबर 2025 नेपाल सरकार ने एक शॉकर फैसला लिया। 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बैन। फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, एक्स, व्हाट्सएप सब ताले। सिर्फ टिकटॉक ओपन, मतलब रील्स बनाओ अलाउड है, लेकिन अगर सवाल उठाओ, सिस्टम चैलेंज करो तो कंटेंट रिमूव्ड। तो 8 सितंबर को होता है एक मैसिव प्रोटेस्ट जेनजी द्वारा, जिसमें खबरों के मुताबिक 19 लोगों की जान गई और 300 से भी ज्यादा घायल हुए। बानेश्वर, सिंहदरबार, नारायण हिटी और कई सेंसिटिव एरियाज में कर्फ्यू लगा दिया गया। लेकिन एक मिनट, क्या सिर्फ सोशल मीडिया बैन के लिए ही युवा इतना बड़ा प्रोटेस्ट कर देंगे? तमाम इंडियन और इंटरनेशनल मीडिया पर खबरें आती हैं कि प्रोटेस्ट सोशल मीडिया बैन की वजह से हुआ है। और अगर आप सोच रहे हैं कि सिर्फ सोशल मीडिया ना चलने से इतने लोगों की जान जा सकती है, तो आप गलत हैं। इस बैन ने युवाओं को नाराज तो जरूर किया, लेकिन असली वजह कुछ और है, जो आपको अभी पता चल जाएगी। थोड़ी देर के लिए इन दो तस्वीरों को देखिए। एक जिसमें एक युवा का खून बिखरा हुआ है, एक प्लेकार्ड के नीचे जिसमें लिखा है नो मोर करप्शन, और दूसरी तस्वीर एक और युवा के जूते के खून से लथपथ। ये है आज का नेपाल। दिल टूट जाता है, आंखों में आंसू आ जाते हैं जब देश का भविष्य बनाने वाले युवाओं को इस दरिंदगी का शिकार बनना पड़ता है। एक बात जाननी बहुत जरूरी है कि सोशल मीडिया पर बैन लग जाना सिर्फ ऐप्स पर बैन नहीं होता। ये बैन होता है जनता की आवाज पर, यानी कि आपकी विचार रखने की आजादी पर पाबंदी लगा दी जाती है। और ये आवाज उठाने वाले हैं जेनजी, यानी कि एक ऐसी जनरेशन जिसके लिए डेमोक्रेसी सिर्फ बैलेट बॉक्स नहीं, बल्कि कमेंट बॉक्स भी है। नेपाल सरकार के कम्युनिकेशन और आईटी के मिनिस्टर पृथ्वी सुब्बा गुरुङ और बाकी ऑफिशियल्स एक मीटिंग करते हैं नेपाल टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी, टेलीकॉम ऑपरेटर्स और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स के साथ, और निर्णय लिया जाता है 26 सोशल मीडिया ऐप्स को बैन करने का। सरकार का कहना है कि इन कंपनीज ने गवर्नमेंट के साथ रजिस्ट्रेशन नहीं किया। 8 सितंबर 2025 को नेपाल के जनरेशन जी, यानी कि वो युवा जो 1997 से 2012 के बीच पैदा हुए हैं, एक मैसिव प्रोटेस्ट निकालते हैं जिसे कहा जाता है जेनजी रेवोल्यूशन। सुबह 9 बजे हजारों की तादाद में प्रोटेस्ट करने वाले यूथ्स इकट्ठा होते हैं काठमांडू के माइतीघर मंडल में। शायद नेपाल सरकार ने यह इमेजिन भी नहीं किया होगा कि इतना बड़ा प्रोटेस्ट हो जाएगा। सोशल मीडिया पर बैन सिर्फ आग में घी डालने वाला काम होता है, लेकिन यह आग होती है सालों से हो रहे नेपाल सरकार के करप्शन के खिलाफ, जो धीरे धीरे एक चिंगारी की तरह जलती जाती है नेपाल के युवाओं के दिल और दिमाग में। कई स्टूडेंट्स जो कि स्कूल और कॉलेज यूनिफॉर्म्स में ही होते हैं, सुबह 9 बजे अपने प्लेकार्ड्स लेकर हाजिर हो जाते हैं, जिन पर लिखा जाता है स्वतंत्र आवाज हमारा अधिकार है, टैक्स देने वालों का पैसा कहां गया। सुबह 11 बजे प्रोटेस्ट की शुरुआत होती है विद चैंटिंग्स, पेट्रियाटिक सॉन्ग्स एंड पीसफुल मार्च से। ये प्रोटेस्ट सिर्फ काठमांडू में नहीं, बल्कि नेपाल के अन्य इलाके जैसे इटाहरी, दमक, रूपन्देही, पोखरा में भी किए जाते हैं। ये पूरी तरह अनक्लियर रहा कि ये प्रोटेस्ट किसने इनिशिएट किया, क्योंकि सोशल मीडिया पर बैन तो था, लेकिन लोगों ने वीपीएन का इस्तेमाल करके प्रोटेस्ट रैली के पोस्ट करने, शेयर करने शुरू कर दिए थे। सोचिए, वीपीएन चलाकर लोग प्रोटेस्ट के विजुअल वायरल करते हैं। सरकार को लगता है कि बैन से आवाज दब जाएगी, पर आवाज इंटरनेट के केबल से नहीं, दिल से निकलती है। काठमांडू डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस के मुताबिक एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हामी नेपाली इस रैली को ऑर्गेनाइज करते हैं, जो कि 2015 में एक यूथ मूवमेंट के रूप में शुरू की गई थी। ग्रुप के चेयरपर्सन सुदन गुरुङ साफ साफ कहते हैं कि ये प्रोटेस्ट है सरकार के एक्शंस और करप्शन के खिलाफ। सोशल मीडिया बैन ट्रिगर जरूर था, पर असली गुस्सा था करप्शन का, और उस गुस्से को और भड़का दिया एक चीज ने, नेपो किड्स।
टिकटॉक पर कुछ ऐसी वीडियोस वायरल होती हैं जिसे पता चलता है कि नेपाल के राजनेताओं के बच्चे विदेशों में लैविश लग्जूरियस लाइफ जी रहे हैं, जबकि देश की पर कैपिटा इनकम एनुअली सिर्फ $1300 है। इस टिकटॉक वीडियो के वायरल होने के बाद कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर #पॉलिटिशियंस नेपो बेबी नेपाल, #नेपो किड्स और #नेपो बेबी ट्रेंड करने लग जाता है। प्रोटेस्ट में एक प्लेकार्ड पर यह लिखा जाता है कि नेताओं के बच्चे विदेशों से वापस आते हैं गुची बैग्स लेकर और आम जनता के बच्चे वापस आते हैं कॉफिन्स में। यह बात जाननी जरूरी है कि नेपाल की बढ़ती हुई गरीबी और बेरोजगारी की वजह से 15 से 29 साल के लगभग 19% युवाओं को रशिया यूक्रेन वॉर में मर्सिनरीज बनकर जाना पड़ा था। नेपो किड्स की वायरल टिकटॉक वीडियोस से पता चलता है कि ये एलीट बच्चे महंगे कपड़े पहनते हैं, बड़े बड़े होटल्स में रुकते हैं और ऑर्डिनरी नेपाली सिटीजन को विदेशों में स्ट्रगल करना पड़ता है। एक डेटा के मुताबिक 33% नेपाल की जीडीपी सिर्फ इन विदेशों में स्ट्रगल कर रहे माइग्रेंट वर्कर्स के भेजे हुए रेमिटेंसेस से आती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये नेपो किड्स जो विदेशों में लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, ये बिलोंग करते हैं उन परिवारों से जो प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली, फॉर्मर पीएम शेर बहादुर देउबा और पुष्प कमल दहाल प्रचंड के हैं। वैसे ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि नेपो किड्स की ये लाइफ लोगों के टैक्स के पैसों पर ही बनी हो या नेताओं के करप्ट ब्लैक मनी से उनकी लाइफ बनी हो सकता है कि ये उनकी खुद की कमाई हो, खुद की सेविंग्स हो, खुद का बिजनेस हो। इस तरह की बातें भी नेपाल की जनता के बीच जरूर उठी थी। ये बिल्कुल हाल ही में हुए इंडोनेशिया के 2024 के वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की मिरर इमेज को दर्शाता है, जहां फॉर्मर प्रेसिडेंट जोको विडोडो के बेटे जिब्रान और दामाद बॉबी को पॉलिटिक्स में फास्ट ट्रैक एंट्री मिलने पर हुआ था, और साथ ही फिलीपींस जहां जुलाई 2025 में एक बाढ़ आई थी जिसमें लाखों लोग अफेक्ट हुए थे। वहां की गवर्नमेंट ने बाढ़ की रोकथाम के लिए 2022 से 545 बिलियन पेसोस लगभग $10 बिलियन खर्च किए, पर कई रिपोर्ट्स के मुताबिक उसका 70% करप्शन में चला गया था। लोगों को वहां भी लगा कि यह पैसा करप्ट पॉलिटिशियंस ने अपने बच्चों पर, उनकी लग्जूरियस लाइफस्टाइल पर लुटाया है। खैर, बैक टू नेपाल। नेपाल की करप्शन न्यूज में एक मेजर डील की खबर आती है, 2017 की एयरबस डील जो कि नेपाल एयरलाइंस द्वारा की जाती है। 2 A330 वाइड बॉडी जेट्स खरीदे जाते हैं और 5 साल की इसकी इंक्वायरी के बाद पता चलता है कि इसमें लगभग $10.5 मिलियन का नुकसान होता है और इसमें कई टॉप गवर्नमेंट ऑफिशियल्स कन्विक्ट किए जाते हैं। एक स्टूडेंट अंकित भंडारी ने अल जजीरा को बताया कि इन प्रोटेस्ट में वो लोग भी शामिल हैं जो टैक्स देकर परेशान हो चुके हैं, ऐसे टैक्सेस जिनकी कोई प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन ही नहीं है जिससे पता चले कि पैसों को कहां यूटिलाइज किया जा रहा है। इन प्रोटेस्ट का सपोर्ट सिर्फ आम जनता या जेंजी नहीं बल्कि कई बड़े चेहरों द्वारा भी किया जाता है, जैसे काठमांडू के मेयर बालेन शाह, एक्टर दया हंगराय, एक्टर और कॉमेडियन मदन कृष्ण श्रेष्ठा, एक्टर हरिवंश आचार्य, एक्ट्रेस स्वस्तिमा खड़का और सुरक्षापन। प्रोटेस्टर्स काठमांडू में पार्लियामेंट बिल्डिंग में घुसने लग जाते हैं, नारे लगाए जाते हैं प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली को रिजाइन करने के, देश छोड़कर जाने के, और आग की तरह बढ़ते हुए प्रोटेस्ट को देखकर सिक्योरिटी फोर्सेस को तैनात किया जाता है और जेंजी और फोर्सेस के क्लैश में 19 लोगों की जान चली जाती है, साथ ही 300 से भी ज्यादा लोग घायल हो जाते हैं। हैरानी की बात यह है कि इतनी सख्त कार्रवाई करना, वो भी सिर्फ प्रोटेस्ट के लिए, ऐसा लगता है कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने बिना सोचे समझे ही गोलियों की बौछार कर दी हो। चीफ डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर छबिलाल रिजाल इस प्रोटेस्ट को देखकर कर्फ्यू का ऑर्डर देते हैं दोपहर 12:30 से रात 10 बजे तक न्यू बानेश्वर एरिया में। इस कर्फ्यू को बाद में काठमांडू के बाकी गवर्नमेंट एरियाज जैसे शीतल निवास में भी एक्सटेंड कर दिया जाता है। प्रोटेस्ट को रोकने के लिए नेपाल पुलिस टीयर गैस और वाटर कैनन्स का यूज करती है। दूसरी तरफ प्रोटेस्टर्स के हाथ जो पड़ता है, चाहे वो पेड़ों की टहनियां हो या पानी की बोतलें, पुलिस पर फेंकते हैं। हामी नेपाली ग्रुप के अनुसार प्रोटेस्टर्स पर रबर बुलेट्स का भी यूज किया जाता है। यही नहीं, पुलिस ओपन फायर भी करती है जिससे कई लोग घायल हो जाते हैं और कईयों की मौत भी हो जाती है। रिपोर्ट्स का कहना है कि नेशनल ट्रॉमा सेंटर, एवरेस्ट हॉस्पिटल, त्रिभुवन यूनिवर्सिटी टीचिंग हॉस्पिटल, केएमसी हॉस्पिटल जैसे और भी कई मेडिकल इंस्टीट्यूशंस में घायलों की ट्रीटमेंट चल रही है, साथ ही कई युवाओं की डेथ भी हुई है। यहाँ तक कि सिर्फ काठमांडू में नहीं बल्कि धरान के बीपी कोइराला इंस्टीट्यूट में भी 2 लोगों की मौत हो जाती है। लेकिन रुकिए, ये सिर्फ प्रोटेस्ट के एरिया तक की कैजुअलिटी नहीं थी। इस वीडियो को देखिए।
This government has failed. Please people, everyone should know this. म यहाँ डाक्टर भएर उपचार गर्न आएको थिएँ हैन। उपचार गर्दा गर्दै हामीले केही बिरामीहरुलाई ट्रान्सफर गर्यौं, तर गोली हानेको चाहिँ यिनीहरुले आएर इमर्जेन्सीको ढोकामा गाली हानेछ। दिस इज टु मच। अस्पताल भनेको शान्ति क्षेत्र हुनुपर्ने हैन। यहाँ जेनजी जेनेरेसनहरु अलिकति सुरक्षित हुन्छन् कि भनेर यहाँ आएर बसिराख्नु भएको छ। यिनीहरुले आएर म जाँदै छु, यिनीहरुले गोली ठोके मलाई ठोक भनेर। इस वीडियो में डॉक्टर तोशीमा कार्की कहती हैं कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने हॉस्पिटल के अंदर आकर भी कैजुअलिटीज पर गोली चलाई और ये मूवमेंट अब सिर्फ जेनजी मूवमेंट नहीं बल्कि पूरे नेपाल का रेवोल्यूशन बन चुका है। डॉक्टर तोशीमा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट में लिखा कि नेपाल आर्मी के लोगों ने हॉस्पिटल प्रीमाइसिस में घुसकर ट्रीटमेंट कर रहे डॉक्टर पर भी लाठी चलाई। इस प्रोटेस्ट का रिजल्ट मौत और घायलों के अलावा ये भी निकलता है कि एक कैबिनेट मीटिंग बिठाई जाती है और शाम तक नेपाल के होम मिनिस्टर रमेश लेखक रिजाइन कर देते हैं और ये भी खबर आती है कि सोशल मीडिया पर लगा हुआ बैन जल्द ही खुल जाएगा और जेनजी प्रोटेस्ट में जो कुछ भी हुआ उसकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए एक टीम भी बनाई जाएगी जो कि 15 दिनों के अंदर नेपाल सरकार को अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। लेकिन बात सोशल मीडिया बैन के लिए तो थी ही नहीं, तो फिर उन 19 युवा मौतों की जिम्मेवारी सरकार लेगी या फिर कोई और? क्या हर बार करप्शन के खिलाफ आवाज उठाने के लिए अब लोगों को इस तरह मरना पड़ेगा? नेपाल सरकार को जवाब देना चाहिए करप्शन को लेकर, ना कि सोशल मीडिया बैन अपलिफ्टमेंट पर। करप्शन के साथ साथ नेपाल में बेरोजगारी भी इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी, ये बात पता चलती है 2022 के नेपाल लिविंग स्टैंडर्ड सर्वे से। लगभग 3 करोड़ की आबादी वाले इस देश में 60% से भी ज्यादा लोग अपनी आमदनी के लिए डेली वेज पर डिपेंड करते हैं। नेपाली युवाओं का एक बड़ा हिस्सा, स्पेशली वो लोग जो अंडर प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, वो गल्फ कंट्रीज या मलेशिया जाकर लो पेइंग जॉब्स कर रहे होते हैं। यहाँ तक कि बेहतर एजुकेशन फैसिलिटी में भी कमी होने के कारण हजारों युवा हर साल ऑस्ट्रेलिया, यूरोप और यूनाइटेड स्टेट्स जाने का डिसीजन लेते हैं। एक एस्टिमेट के हिसाब से हर साल 2000 नेपाली लोग देश छोड़कर जाते हैं। कई नेपाली लोगों के लिए सोशल मीडिया मोनेटाइजेशन की वजह से ये एक सोर्स ऑफ अर्निंग बन चुका था और इस पर बैन लगा देना कहीं ना कहीं लोगों का गुस्सा जरूर दिलाएगा। लेकिन फिर भी नेपाल के युवा के लिए सवाल ये नहीं है कि इंस्टाग्राम चलेगा या नहीं, सवाल ये है कि उनका फ्यूचर चलेगा या नहीं। लेकिन जो कुछ भी 8 सितंबर 2025 को नेपाल में हुआ उसे नेपाल के लोग काला दिवस जरूर कहेंगे। नेशनल ह्यूमन राइट्स काउंसिल ने यह कंफर्म किया कि सरकार की सिक्योरिटी फोर्सेस ने प्रोटेस्टर्स पर एक्सेसिव फोर्स अप्लाई किया था। नेपाल में साल 2006 में भी राजा ज्ञानेंद्र के शासन के दौरान भी इसी तरह मैसिव प्रोटेस्ट हुए थे जो 18 दिनों तक चले और उसने शताब्दियों पुराने राजतंत्र को गिराकर डेमोक्रेसी को स्थापित किया। इस प्रोटेस्ट में भी कई कैजुअलिटीज हुई, लेकिन सिर्फ एक दिन में 19 मौत हो जाना सच में सवाल खड़े करता है। अगले दिन यानी 9 सितंबर को सोशल मीडिया बैन अपलिफ्ट कर दिया जाता है, लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ सोशल मीडिया बैन को अपलिफ्ट करना ही सॉल्यूशन है? क्योंकि अगले दिन भी काठमांडू और देश के अन्य इलाकों में युवा भारी मात्रा में इकट्ठा होने लग जाते हैं। पोखरा में तो सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक कर्फ्यू लगाना पड़ता है। काठमांडू के मेयर बालेन शाह, जो अक्सर अपने आउटस्पोकन स्टाइल के लिए न्यूज में रहते हैं, उन्होंने खुद ही केपी शर्मा ओली को टेररिस्ट कह दिया। और दूसरी तरफ खुद ओली का बयान आता है कि नेपाल सरकार उन वायलेंस इंसिडेंट पर संवेदना व्यक्त करती है। पर ध्यान दीजिए, उनके बयान में सोशल मीडिया बैन पर तो जोर था, लेकिन जिसके लिए युद्ध असली में प्रोटेस्ट कर रहे थे यानी करप्शन, उस पर एक शब्द भी नहीं था। अगले ही दिन की रिपोर्ट्स में एग्रीकल्चर मिनिस्टर रामनाथ अधिकारी भी रिजाइन कर देते हैं। देश के विभिन्न हिस्सों में आगजनी की घटनाएं सामने आती है और इस बार सिर्फ सरकारी दफ्तर ही नहीं, नेताओं के घर तक इस गुस्से की लपेट में आ जाते हैं। कई लोगों का यह भी कहना है कि ये रेवोल्यूशन बांग्लादेश के यूथ मूवमेंट से इंस्पायर्ड है, जिसने शेख हसीना सरकार को गिरा दिया था। रिजल्ट ये निकला कि शेख हसीना को देश से बाहर निकलना पड़ा, भागना पड़ा। लेकिन फिर भी आज बांग्लादेश के हालात उतने खास नहीं है। ना ही वहां इस चेंज के बाद किसी तरह का बड़ा डेवलपमेंट हुआ है और ना ही कोई बेहतर गवर्नमेंट आ पाई है, बल्कि वायलेंस और भी ज्यादा बढ़ गया है और जीडीपी भी घट गई है, महंगाई और बेरोजगारी बढ़ गई है।
जो कि शायद नेपाल की जनता तो बिल्कुल भी नहीं चाहेगी। गवर्नमेंट को बदल देने से सिस्टम कभी नहीं बदलता अगर आपके पास एक बेहतर रोड मैप ना हो। डेमोक्रेसी में प्रोटेस्ट करना आपका अधिकार है, लेकिन नेपाल में लगता है कि बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर ही ये प्रोटेस्ट करना पड़ेगा। तो आने वाले दिनों में देखा जाएगा कि नेपाल का ये जेनजी प्रोटेस्ट किस तरह से चेंज लेकर आएगा। इसने ये जरूर बताया है कि कई मामलों में नेपाल के युवाओं की सोच मिलती जुलती है, लेकिन एक बिना रोड मैप, बिना फ्रेमवर्क का विरोध किस दिशा की ओर जाएगा, इस पर अभी कंक्लूजन देना सही नहीं होगा। जनता जरूर चाहती है कि करप्शन रोका जाना चाहिए, दोषियों को सजा भी दी जानी चाहिए, लेकिन ये सजा देगा कौन? इस पर किस तरह का लॉ होगा, किस तरह के चेंजेस की जरूरत होगी, कानून में किन बदलावों की जरूरत होगी जो करप्ट नेताओं को भी जेल की हवा खिला सकेगी, उस पर कहीं ना कहीं प्रोटेस्ट से ज्यादा चर्चा करने की जरूरत है। सवाल सोशल मीडिया का नहीं है, सवाल है कि क्या नेपाल की पॉलिटिक्स में कभी लोडिंग, बफरिंग के बाद एक नया सिस्टम आएगा या हमेशा करप्ट नेता का ही ऑटो प्ले चलता रहेगा। मैं पंकज शास्त्री द कॉर्ड में आपका साथी आपसे विदा लेता हूं एक सवाल के साथ। नेपाल के युवाओं की जान जाने के बाद क्या करप्शन भी खत्म होगा या फिर सिर्फ हैशटैग्स ही बचे रहेंगे?